बचपन से हमने यही सुना है कि ज़ॉम्बीज़ के काटने से इंसान भी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं, पर सोचो एक लड़का ऐसा भी है जिसे ज़ॉम्बीज़ के काटने से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसे जबरदस्त शक्तियां मिल गई जिससे पूरा ज़ॉम्बी समाज डरा हुआ था। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इंसानों पे सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में रहता था। दरअसल 20 साल पहले अचानक ही इन ज़ॉम्बीज़ ने शहर पर धावा बोल दिया, जहां इन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके लोहे जैसे मजबूत दिल को पूरी तरह से चकनाचूर करना। लेकिन ऐसा करना समुराई युग के लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई, क्योंकि अमेरिका से आने वाली बंदूकें अभी फ्यूचर की बात थी। अब साल दर साल इन ज़ॉम्बीज़ ने पूरी धरती पर तबाही मचा दी। वो लोगों को मारते या फिर उन्हें अपने ही जैसा बना देते। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए लोग मजबूत किले में छिप गए और सफर करने के लिए या फिर राशन लाने जाने के लिए वो फुल पैक ट्रेनों का इस्तेमाल करने लगे। कहानी की शुरुआत इसी तरह के एक मजबूत किले में ट्रेनों की मरम्मत करने वाले आइको से होती है, जिसका सपना इस दुनिया का आयरन मैन बनना था। लव यू 3000। वहीं दूसरी ओर आइको एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा था जो ज़ॉम्बी के लोहे वाले दिल को आर पार कर सके। उसका मानना था कि दीवारों के पीछे छिपकर बचने की कोशिश करने वाले लोग डरपोक है, असली मर्द तो वो है जो दुश्मन का सामना करके लड़ते लड़ते मर जाए। वो एक तेज प्रेशर वाले नेल गन से मेटल प्लेट में छेद करना चाहता था, मानो जैसे कि वो ज़ॉम्बीज़ का दिल हो, मगर वो इसमें नाकाम हो गया। अपनी एक और असफलता से निराश होकर आइको रेलवे यार्ड चला गया, जहां उसे रोज ट्रेन की मरम्मत का काम करना पड़ता है। वहां ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसे गरीबों का फ्लाइंग जेट कहते। वो आगे JATT सबने मारे सीटी। अब इधर आइको एक कोच के अंदर जाकर अपने मन में कुछ बड़बड़ाता है कि तभी पास में काम कर रहा उसका दोस्त उसे एक सुझाव देता है कि उसे थोड़ा और बारूद इस्तेमाल करना चाहिए। आइको को ये प्लान पसंद आ गया और वो अपना काम बीच में छोड़कर वापस अपनी लैब में जाने ही लगा था कि तभी उसकी नजर वर्कशॉप में आई एक सुंदरी पर गई। दरअसल ये सुंदरी लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी एम थी, जो अपने पापा की स्टीम पावर्ड गन की मरम्मत करने आई थी। जहाँ एक तरफ सभी लोग राजकुमारी की सुंदरता पर आंखें बिछाए दिख रहे थे, वहीं आइको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि आइको की नजर में ये वही राज परिवार था जिसने दुश्मनों के सामने दीवारों के पीछे छिपकर कायरता दिखाई थी। वो अपने वर्कशॉप की ओर जाने के लिए मुड़ा ही था कि इतने में सुपरवाइजर ने उसे बुला लिया। ए हीरो, सुन जरा इधर आ, इस बंदूक में देखना क्या दिक्कत है। दरअसल आइको वहां का सबसे होनहार मैकेनिक था। इधर आइको बेमन से इम से बंदूक लगभग छीन सा लेता है और उसकी जांच पड़ताल करने लगता है। इधर इसी बीच एक बंदा दौड़ता हुआ आकर बताता है, कुछ रिफ्यूजीज को लेकर एक ट्रेन आ गई है। ये सुनते ही राजकुमारी चौंक गई, क्योंकि ट्रेन तो अगले दिन आनी थी। इधर बातों बातों में पता चलता है कि बीच रास्ते का कोई स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसीलिए ट्रेन ने वहां रुकने की जगह सीधा यहां आने का मन बना लिया। थोड़ी ही देर में पूरे रेलवे यार्ड के लोग उस ट्रेन के इर्द गिर्द जमा हो गए, जहां डॉक्टर ट्रेन से आने वाले हर आदमी की जांच कर रहे थे कि कहीं वो अफेक्टेड तो नहीं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान लोगों को कपड़े उतारने के लिए भी मजबूर कर दिया जाता। आइको ये सब देखकर बुरी तरह से चिढ़ गया, जिस पर उसका दोस्त उसे समझाता है, अरे तू इतना चिढ़ क्यों रहा है यार, ये तो बस बेसिक क्वारंटाइन प्रोसेस है। इसी बीच जांच कुछ रफ्तार पकड़ती है। वहीं आइको और उसके साथी ट्रेन के बाहरी हिस्से पर लगे खून और गंदगी को धोने का काम संभालते हैं। और सफाई के दौरान आइको को वहां ज़ॉम्बी से जुड़ा कोई सुराग मिला, जिसे उसने फटाफट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए संभाल लिया। इस पर उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, बे पागल हो गया है क्या, ये कानून के खिलाफ है, कोई पंगा हो गया तो। उसने कहा कि मैं ऐसे रूल्स की परवाह नहीं करता। इतने में ही ट्रेन से एक लड़की उतरती है, जिसे देखकर आइको मानो गुम सा हो गया। इधर गार्ड दौड़कर उस लड़की से कहता है कि उसे भी शरीर की जांच करानी होगी, यानी उसे भी अपने कपड़े उतार कर दिखाना होगा कि वो अफेक्टेड है या नहीं। पर वो उसे मारती हुई कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। अब गुस्साया हुआ गार्ड टाइट होने ही लगा था कि तभी इम और उसके पिता वहां पर आ गए। उन्होंने बताया कि वो लड़की उनकी मेहमान है, छोड़ दो उसे। इस दौरान एक पादरी भी वहां आया और दोनों बिना चेकअप कराए वहां से चले जाते हैं। अब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बाबू भैया। इधर ठीक उसी समय ट्रेन में से एक आदमी भागकर बाहर आया, जिसे देखकर डॉक्टर चिल्लाते हैं कि वो ज़ॉम्बी के वायरस से अफेक्टेड है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही गार्ड ने हवा में फायर करके उसे गिराने पर मजबूर कर दिया और अगले ही पल उसे चारों ओर से घेर लिया। अब आदमी ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो उनके सामने गिड़गिड़ाया भी कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। मगर गार्ड्स उसे जान से मारने को तैयार थे। इसी बीच आइको ने जोर से स्टॉप चिल्लाया, स्टॉप, और भागकर सीधा उस आदमी के आगे खड़ा हो गया।
उसने बताया कि रूल्स के मुताबिक अगर किसी इंसान पर ज़ॉम्बी होने का शक है तो उसे 3 दिन जेल में रखने का सिस्टम है। ये सुनते ही गार्ड्स और गुस्सा हो गए। बस फिर क्या था, उसकी पिटाई धुलाई शुरू हो गई। हमें सिखाएगा तू? इसी दौरान आइको के बैग से ज़ॉम्बी का वो सुराग निकल गया, जिसे देखते ही सब लोग डर गए। अब सब यही सोचने लगते हैं कि कहीं आइको खुद अफेक्टेड तो नहीं। पर तभी मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने वहां से भागने की सोची, पर अगले ही पल गार्ड्स ने उसे अपनी स्टीम पावर्ड बंदूकों से गोली मार दी, ठिशक्या, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब आदमी के मरते वक्त उन्हें ये समझ आ गया कि असल में वो अफेक्टेड नहीं बल्कि एक आम इंसान था। पर गार्ड्स को इस बात से घंटा फर्क पड़ना था, लिहाजा वो उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जाते हैं। इधर आइको बुरी तरह से टूट जाता है और उन्हें कोसता है कि क्या उनकी इंसानियत मर चुकी है। जिस पर इम के पिता कहते हैं कि एक गरीब मैकेनिक को इस तरह जवान लड़ाने का कोई हक नहीं। इसी बीच उनका बॉडीगार्ड कुरुसु आइको को बेहोश कर देता है और इम के पिता उसे जेल में डालने का आदेश दे देते हैं। उधर इम को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस पर उनके पिता कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका फर्ज है और उसके लिए उसे जो कुछ भी करना होगा वो करेगा। देर रात मुमई आइको से मिलने के लिए उसकी कोठरी में आई, जहां वो उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसे मालूम था कि वो आदमी ज़ॉम्बी नहीं है। इसके जवाब में आइको कहता है कि दरअसल उसे भी नहीं पता था कि वो आदमी इंसान है या ज़ॉम्बी, मगर वो बिना किसी सबूत के उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो ये भी बताता है कि उन्हें ऐसे लोगों से नफरत है जिन्होंने ज़ॉम्बी के डर के आगे इंसानियत ही छोड़ दी। उनमें इतना साहस भी नहीं है कि वो बाहर निकलकर उनसे लड़ सके। उसी वक्त एक और ट्रेन शहर के गेट पर आती है, जहां गार्ड उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलते हैं। मगर ये क्या, ये ट्रेन तो रुकी ही नहीं, बल्कि पास आने पर दिखता है कि ट्रेन पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है। ये देखते ही जैसे ही गार्ड फाटक बंद करने को होते हैं कि तभी ट्रेन पटरी से उतरकर शहर में भयंकर धमाका कर देती है, जिससे चारों ओर आग भड़क जाती है। अगले ही पल उस धमाके से ज़ॉम्बीज़ बाहर रेंग कर आते हैं और फिर वो जिसे भी देखते हैं उस पर हमला कर देते हैं। इधर ये देखते ही मुमई वहां से भाग गई। वहीं गार्ड्स भी सिचुएशन को संभालने के लिए दौड़ते हैं, जबकि अपना आइको अकेला रह जाता है। वो एक तार की मदद से अपनी कोठरी का ताला खोलता है और अपनी लैब की ओर भागता है जहां उसका हथियार था। उधर प्रीस्ट और ईम के पिता के साथ कई बड़े लोग ईम को वहीं छोड़कर शहर से दूर किसी सुरक्षित जगह पर भाग जाते हैं, जबकि पूरे शहर में ज़ॉम्बियों का आतंक बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। इधर आइको अपने शेड में भागता है, जहां वो अपने हाथ को काटकर खून की कुछ बूंदें गिराता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके लैब तक खींचा चला आए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक ज़ॉम्बी उसके खून के निशान पर चलता हुआ वहां आ ही गया। इधर आइको गन लेकर पूरी तरह से तैयार था, मगर ज़ॉम्बी सामने के दरवाजे से आने की बजाय छत से हमला कर देता है। अब वो उतना बेवकूफ भी नहीं था जितना सब लोग उसे मानते थे। इसके बाद आइको ज़ॉम्बी के साथ हाथापाई में उलझ गया, जहां वो अपने नए पियर्सिंग गन से उसके लोहे के दिल को आखिरकार भेदने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही ज़ॉम्बी मारा गया, जिसे देखकर आइको खुशी से झूम उठता है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। मगर तभी उसे अपने हाथ में जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। ये क्या है, जिसे ढंग से जांचने पर पता लगा कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। अब धीरे धीरे वायरस उसके शरीर में फैलने लगा, लेकिन आइको इससे घबराया नहीं। वायरस को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए वो अपने हाथ को मेटल के बेल्ट से खूब कस देता है, पर वायरस फिर भी नहीं रुकता। तब आखिर में वो अपने गले में एक फंदा डालकर उसे मशीन की मदद से पूरी जोर से खींचता है। वो अपनी और साथ ही मशीन की पूरी ताकत लगाकर वायरस के बहाव को रोकने की कोशिश करता हुआ खुद को ये याद दिलाता है कि वो अब वो डरपोक नहीं है जो 5 साल पहले था, जब उसने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। अपनी एकाग्रता और विल पावर की मदद से आखिरकार उसने वायरस को आगे फैलने से रोक दिया और फिर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उधर प्रिस्ट और मुमई शहर के बीचों बीच किसी महल में पहुंचते हैं, जहां प्रिस्ट उसे बताता है कि वो अब आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने जख्मी कर दिया है। इसीलिए वो अब एक देसी बम से अपने दिल को उड़ाकर खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोकता है। वहीं दूसरी ओर मुमई आगे बढ़ गई, जहां उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जिससे वो लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। पहले तो वो ज़ॉम्बी को अपने पास आने देती है और पास आते ही अपने कीलदार सैंडल से लात मारकर उसका सिर अलग कर देती है। दूसरी ओर इधर आइको होश में आकर पाता है कि वो अब भी इंसान ही है। वो बहुत खुश होता है कि इसी बीच उसका दोस्त भी वहां पर आ गया। अब मरे हुए ज़ॉम्बी को देखकर और कमरे की हालत को देखकर वो उससे पूछता है क्या उसने ही ज़ॉम्बी को मारा है, जिसके जवाब में आइको बड़े गर्व से कहता है हाँ
मैंने ही मारा है। इसके बाद दोनों गले लगते हैं, जहां आइको उसे ये भी बताता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काटा भी था। ये सुनते ही उसका दोस्त बुरी तरह से डर गया। उधर बाहर शहर का हाल भी बहुत बुरा हो चला था। इम किसी तरह गार्ड्स को संभाल रही है कि वो ज़ॉम्बीज़ की फौज को शेल्टर के भीतर ना घुसने दे। इसी बीच एक बूढ़ा आकर कहता है, हमें अगले शहर जाना चाहिए। जिस पर इम कहती है कि उसके पिता ने उसे यहीं रुककर सिग्नल का इंतजार करने को कहा है। तभी मुंबई भी वहां पर आ गई, जिसने मनीष मल्होत्रा डिजाइन का एक अजीब सा सेक्सी गाउन पहना हुआ था। इस दौरान पास खड़े एक आदमी ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर अपने बेमिसाल मार्शल आर्ट मूव से वो उसे तुरंत पटक देती है। बाप के सामने दादागिरी नहीं करने का, समझा। अगले ही पल वो कहती है कि यहाँ किसी भी सिग्नल का इंतजार नहीं किया जा सकता, वो खुद रास्ता साफ करेगी जिससे बाकी लोग ट्रेन तक भाग सके। इसके साथ ही वो ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच कूद जाती है। इधर एक ज़ॉम्बी अचानक पीछे से आकर उस पर हमला करने ही लगा था, इतने में ही वो पीछे पलटकर छुरे से उसके सिर को अलग कर देती है। साथ ही उसने कटे हुए सिर को दूसरे ज़ॉम्बियों के बीच उछाल दिया, जिससे वो गुस्से में उसके पीछे भागने लगे। और बाकी लोगों को ट्रेन तक जाने का रास्ता मिल गया। इधर मूमी उन्हें शहर के टूटे फूटे हिस्सों में घुमा फिरा कर ले जाती और साथ ही अपने ओलंपिक लेवल की फुर्ती और खास हथियारों की मदद से वो खुद को बिना चोट लगाए एक एक ज़ॉम्बी के दिलों को भेद देती है। आखिरकार सब लोग ट्रेन तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं और आइको और उसका दोस्त भी वहां पहुंचते हैं, पर गार्ड्स उन्हें ट्रेन पर चढ़ने नहीं देते। वो उनसे कहते हैं कि पहले तो उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि वो अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए एक एक करके तुम लोग अपने कपड़े उतार कर दिखाओ। अब आइको मानने ही वाला होता है कि तभी दो ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आइको ये सोचता है कि यही वो टाइम है जब वो लोगों को ये साबित कर देगा कि वो उनकी तरफ इंसानों के साथ ही है। वो ट्रेन से प्रेशर खींचकर अपनी गन चार्ज करना चाहता है, मगर उससे पहले ही मुंबई वहां पहुंचकर ज़ॉम्बी को मार गिराती है। अब इस दौरान आइको उसे पहचान जाता है और वो भी उसे पहचानती है। दोनों कहते हैं कि उन्होंने अपना लुक बदल लिया है। इधर आइको कहता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत हो। ओ बनिया, स्ट्रॉन्ग गर्ल, हाँ स्ट्रॉन्ग गर्ल। इसी बीच मुंबई उसे सूंघ कर समझ जाती है कि वो इंसान नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी चुपचाप आगे बढ़ जाती है। इतने में एलीट समुराई कुरुसु कुछ और सैनिकों के साथ आकर आइको पर बंदूक तान देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर मुंबई कहती है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है और उसे भी ट्रेन में जाने दिया जाए। इसके साथ ही सब लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और इम के लॉकेट जैसे चाबी से ट्रेन चल देती है। उधर म्यूमी भी ड्राइवर कैबिन में आती है, जहां कुरुसु उससे कहता है कि तुम पीछे के डब्बों की रक्षा करो। जिस पर म्यूमी कहती है अरे अरे खुद भी कुछ कर लो, और ये कहकर वो सोने चली जाती है। वो कहती है कि उसकी बैटरी खत्म है। इस बीच ट्रेन जो तेजी से भाग रही थी कि आगे कुछ और ज़ॉम्बी चिपक जाते हैं। उधर आइको की नजर एक भारी स्टीम पाइप पर थी जो कि गिरने वाली थी। वो उसे तुरंत हाथ से पकड़ लेता है, जबकि वो काफी गर्म और भारी थी। कोई नॉर्मल इंसान तो उसे रोक भी ना पाए, इतनी भारी। कुछ मैकेनिक उसके साथ मिलकर ट्रेन की मरम्मत करते हैं। इतने में ही एक ज़ॉम्बी दरवाजे की दरार से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। वहीं आइको मौका पाकर अपना हथियार निकालता है और तेजी से दरवाजा खोल उसे गोली मार देता है और फिर बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि अब ज़ॉम्बी से लड़ना आसान होगा, मगर सब लोग उससे दूर हट जाते हैं। उसका लोहे जैसा दिल दिखने लगा था। अब ये देखकर आइको को भी झटका लगता है। वो कहता है कि शायद उसे वायरस को रोकना चाहिए था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। उसके दोस्त को भी उसे देखकर अब डर लगने लगा था। इधर लोगों का ध्यान आइको पर ही था कि तभी वहां पर गश्त लगाते हुए सम्राट कुरुसु भी पहुंच गया। अपनी बंदूक की नोक ताने उसने जैसे ही लोगों से पूछा कि कहां है ज़ॉम्बी, बस फिर क्या था, सभी ने एक साथ आइको की ओर इशारा कर दिया। इधर आइको अपनी सफाई देने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में सम्राट कुरुसु ने बिना कुछ सोचे समझे एकदम से उसे गोली मार दी, ठिशकियां। और साथ ही सैनिकों को यह आदेश भी दे दिया कि वो तुरंत ही दरवाजा बंद कर दे, ताकि वो कभी भी लौट कर ना आ पाए। कुरुसु का वो वार इतना तगड़ा था कि आइको लगभग बेहोश सा होने लगा। उसका शरीर बाहर रेलवे पटरी पर पड़ा था, जहां ढेर सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये मंजर इतना खतरनाक था कि ट्रेन में खड़ा उसका दोस्त ये सब देखकर जोर जोर से रोता चिल्लाता रहा, पर कुछ भी नहीं कर पाया और ट्रेन आगे निकल गई कि तभी अचानक कंट्रोल रूम से आवाज आती है कि ज़ॉम्बियों की एक भारी भीड़ सामने रास्ता जाम किए खड़ी है। ये सुनकर कुरुसु ने कहा कि ट्रेन उन्हें कुचल देगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है,
पर जैसे ही उसने थोड़ा सा बाहर निकल कर देखा, उसकी नजर सामने खड़े इम के पिता पर गई, जो कि खुद एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। अगले ही पल इम ने भी ये मंजर देख लिया, जिससे वो बुरी तरह से टूट गई। और इसी बीच कुरुसु उसे वापस अंदर खींच लेता है और उसे समझाता है कि उसे अब उन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब वो उसके पापा नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है जिनसे इंसानों को खतरा है। इसके साथ ही वो ट्रेन को तेज चलाकर ज़ॉम्बियों को रौंदने का हुक्म दे देता है और ट्रेन उस ज़ॉम्बी के टुकड़ी को रौंदते हुए आगे किले के गेट पर पहुंच गई, जहां ड्राइवर ट्रेन को स्टेशन में लगाकर पुल गिराने का लीवर दबाता है। मगर ये क्या, ज़ॉम्बी के एक गुट ने मशीन में एक रोड फंसा दिया था, जिसे देखकर कुरुसु से हाथ से जाकर लीवर उठाने का फैसला लेता है। हालांकि ऐसा खतरनाक काम करने से सब उसे रोकते हैं, पर कुरुसु का मानना था कि वो एक समुराई है और एक समुराई होने के नाते उसका ये धर्म है कि वो जान देकर भी लोगों की रक्षा करे। इसी बीच खबर आती है कि बाहर कोई है जो ज़ॉम्बियों से लड़ रहा है और अगले ही पल धुंधली रोशनी के बीच में से सबकी नजर आइको पर पड़ी, जो होश में आने के बाद ज़ॉम्बियों को मारता हुआ उस लीवर तक पहुंच गया। यहाँ आइको कोई हीरो नहीं बनना चाहता था, वो तो बस ये चाहता था कि जिन्होंने उसे मरा हुआ समझकर ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया, उन्हें इस बात का पता लगे कि उसी ने उनकी जान बचाई है। अगले ही पल उसने लीवर को नीचे कर दिया, जिससे ट्रेन पार निकल गई। इसके साथ ही वो बुरी तरह से टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। उधर एक बार फिर से अपने दोस्त को देखकर मोटू ने हुक फेंक कर उसे बचाना चाहा, पर तभी कुछ लोग उसे रोकने लगते हैं। अरे रुक जा, पागल हो गया क्या? इधर आइको भी जानबूझकर हुक नहीं पकड़ता और बड़े प्यार से मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया कि तभी अचानक वहाँ पर मूमी आ गई, जिसने आइको को ताना मारते हुए कहा, ऐसे सबके सामने रो रहा है चोमू कहीं के, अबे मर्द बन मर्द। इसके साथ ही उसने हुक उसकी कमर पर बांध दिया, जिससे उसके दोस्त ने उसे वापस खींच लिया। अपने दोस्त से बचाए जाने पर आइको उसे गुस्से में कहता है कि आखिर उसे एक ज़ॉम्बी को बचाने की क्या जरूरत थी, जिस पर मूमी उसे डांटते हुए कहती है उसे अब ये बचकानी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में कुरुसु और उसके सैनिक भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने आइको से कहा कि अगर उसमें अभी भी इंसानियत बची है तो उसे उनके हाथों मर जाना चाहिए। ये सुनते ही आइको भी तैश में आ गया और लड़ने को तैयार हो गया, मगर तभी मूमी ने बीच में आकर सबको बताया, अरे आइको कोई ज़ॉम्बी नहीं है और ना ही कोई इंसान है। अरे वो एक स्पेशल बंदा है जिसका शरीर तो ज़ॉम्बीज वाला है पर दिमाग से वो इंसान है। इसके साथ ही वो अपनी कमीज हटाकर अपनी पीठ पर बना एक घाव दिखाती है, जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। दरअसल वो दोनों ही एक कबानरी थे। वो उन्हें ये भी बताती है कि वो मानव जाति के दुश्मन नहीं बल्कि इंसानों के दोस्त है, उनके साथी है। इसी बीच कुरुसु ने अपनी बंदूक उन दोनों पर तान दी और वो कहता है कि मुझे तो इस लड़की पर पहले से ही शक था, गद्दार कहीं की। जिसके जवाब में मूमी बोलती है कि अगर वो हमला करेगा तो वो उसे मार देगी। कुरुसु फिर भी नहीं मानता, मगर इसी दौरान इम आकर कहती है कि उन्होंने ज़ॉम्बियों से बचकर भागने में उनकी मदद की है, इसीलिए इन पर ऐसे शक करना जायज नहीं है। इस पर कुरुसु ने बोलता है कि दोनों को एक साथ सफर करने ना दिया जाए। उधर आइको भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है कि हाँ मैं एक ज़ॉम्बी हूँ और दूसरों को अफेक्ट भी कर सकता हूँ, मगर मूमी उसे बाहर नहीं जाने देती। उल्टा उसे जमीन पर पटक कर कहती है, अरे तू ज़ॉम्बी नहीं बल्कि कबानेरी है। इसके बाद वो इम से पूछती है कि क्या वो राजधानी पहुंचने तक उन्हें ट्रेन में जगह दे सकती है। इस दौरान आइको बीच में बोलने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त मूमी उसके अखरोटों को तोड़कर बेहोश कर देती है। अब इधर कुछ घंटों के बाद आइको की आंख खुली, जहां उसने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वहीं उसके ठीक सामने मूमी भी आराम से बैठी है। दरअसल दोनों को ट्रेन के बॉयलर रूम में बंद रखा गया था। इसके बाद मूमी आइको से राजधानी के बारे में पूछती है, जिस पर आइको कहता है कि वहाँ ज़ॉम्बियों पर बड़े रिसर्च होते हैं और शायद वो लोग उसकी इस हालत का इलाज कर पाएंगे। इसके बाद म्यूमी उसे बताती है कि उसे हर हाल में वहाँ पहुँचना है, क्योंकि उसके भाई ने उसे एक खास मिशन सौंपा था जिसे वो अभी बता नहीं सकती, मगर इसके लिए उसे आइको की जरूरत है क्योंकि वो उसे अपने ढाल की तरह इस्तेमाल करेगी। अब इधर आइको कुछ भी समझ नहीं पाता। म्यूमी बताती है कि इतना चलने फिरने पर उसे बहुत जोरों की नींद आने लगती है, ऐसे में आइको को उसकी रक्षा करनी होगी। इसके साथ ही वो आइको को लड़ने की ट्रेनिंग देने लगी, क्योंकि भले ही उसमें ताकत हो मगर एक्सपीरियंस के मामले में भाई साहब तो जीरो थे, जीरो। वो ट्रेनिंग आइको के लिए शर्मिंदगी भरी थी, जहां हर बार म्यूमी उसे बुरी तरह पटक देती। वो उससे कहती है कि क्यों हिला डाला ना, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, जबकि उसने तो रिबन भी पहन रखा है जो उसकी ताकत कम करता है।
इसी बीच अचानक मूमी को किसी ज़ॉम्बी के पास होने का एहसास हुआ और वो सीधा बॉयलर रूम से बाहर दौड़ पड़ी। उधर एक आदमी एक प्रेग्नेंट औरत से खाने को लेकर झगड़ रहा था कि तभी मूमी वहां पर आ गई, जिससे सब डरकर भाग जाते हैं। कुछ ही देर में कुरुसु, इम और बाकी बुजुर्गों के साथ वहां पर पहुंचता है, जहां उसने बताया कि उन दोनों ज़ॉम्बी पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब धीरे धीरे माहौल गरमाने ही वाला था कि तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी जो कि विक्टोरियन हेयर स्टाइल में था वो सामने आता है और इम को बताता है कि उनके पानी का भंडार अब कम होता जा रहा है, इसीलिए उन्हें तुरंत कहीं रुकना होगा। अब इससे क्या होता है, जो लड़ाई हो रही होती है वो ठंडी पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद रात में ट्रेन नदी के पास रुकी, जहां इम और बाकी सब उन सभी लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार करते हैं जो इस हमले में मारे गए। इधर आइको बॉयलर रूम से ये सारा नजारा देखता है, जिस पर मूमी उससे पूछती है कि आखिर वो भगवान को क्यों नहीं मानता। तब वो बताता है कि दरअसल सालों पहले ज़ॉम्बियों ने उसका परिवार खत्म कर दिया था। इस पर मूमी कहती है कि उसका भी यही हाल है। इसके बाद उसकी नजर आइको के हाथों में पड़े पत्थर पर गई। वो बड़े बेबाकी से पूछती है कि अब ये क्या है। आइको अपना दस्ताना हटाकर पत्थर दिखाता है। इसके साथ ही वो अपनी पुरानी कहानी बताता है कि एक बार वो और उसकी छोटी बहन नदी किनारे बैठे थे कि तभी ज़ॉम्बियों ने उनके शहर पर हमला कर दिया। सब बड़े लोग भाग गए, केवल वो और उसकी छोटी बहन ही अकेले छूट गए थे। इसी बीच एक ज़ॉम्बी ने उसकी बहन को काट लिया। आग! वो मदद के लिए बहुत भागा, मगर किसी ने उसका साथ ही नहीं दिया। वापिस लौटकर जब उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी बहन ज़ॉम्बी बनने लगी थी। वो पल इतना इमोशनल था कि आइको खुद को रोक नहीं पाया और अपनी बहन को गले लगाकर वो खूब रोया। उसने अपनी बहन से अपनी नाकामी के लिए माफी मांगी और उसे बदलने से रोकने के लिए एक बम लगाकर उसका दिल उड़ा दिया। बस तभी से वो पत्थर लिए घूमता है और इसे अपनी बहन की आखिरी निशानी मानता है। वो ये भी कहता है कि उस दिन उसे भागना नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी बहन के साथ वहीं पर मर जाना चाहिए था, मगर उसका पछताना बिल्कुल ही बेमतलब था। उसी समय किसी बूढ़े आदमी के कहने पर कुछ गांव वाले बॉयलर रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, जिनका मकसद आइको और मूमी को खत्म करना था कि तभी इम भी वहां पर आ गई और वो उन्हें रोकना चाहती थी, पर सभी ने लगभग रट सी लगा रखी थी कि उन्हें ज़ॉम्बी को मार देना होगा। इधर इम बॉयलर रूम में गई, जहां मूमी पहले से ही सब कुछ सुन चुकी थी। उसने बिना किसी देर के इम से कहा कि अब वो इन लोगों को वही देने वाली है जो वो चाहते थे। अगले ही पल वो दरवाजे से कूद कर बाहर आई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए और लड़ने को तैयार हो गए। इसी दौरान आइको भी वहां पर आ गया और उसने बात संभालते हुए मूमी को कहा, डोंट डू, जस्ट चिल। इतने में मूमी एक दफा फिर ज़ॉम्बी की गंध पाकर वहां से चली गई। अब इधर इम सोचती है कि उसे लोगों का डर दूर करना होगा, इसलिए उसने अगले ही पल आइको पर हमला कर दिया। उसने आइको पर एक छुरा चलाया, जिसे आइको रोक लेता है, जिस पर इम ने उससे पूछा, तुम पलटवार क्यों नहीं करते? इसके जवाब में आइको बताता है कि 5 साल पहले उसने अपनी बहन को ये वादा किया था कि वो कभी ना किसी लड़ाई से भागेगा और ना ही किसी निर्दोष की बलि देगा। वो ज़ॉम्बियों से लड़ेगा। आइको की इन बातों को सुनकर इन लोगों से पूछती है, भाई बोलो, अब भी किसी को कोई शक है? इस पर सब पीछे हट जाते हैं और जो ये सारी प्लानिंग कर रहा था वो दूर खड़ा निराश रह जाता है। थोड़ी ही देर में ही आइको से माफी मांगती है कि ये जो कुछ भी हुआ ये मेरी मजबूरी थी। वहीं आइको भी उसकी मजबूरी समझता है, मगर ये क्या, अचानक आइको खून की कमी की वजह से जमीन पर ढेर हो गया। इसी बीच उधर मूमी कॉमन एरिया में बच्चों के साथ खेल रही थी, जहां कोई भी माँ अब उससे उतना नहीं डर रही थी। खेल के दौरान वो बताती है कि उसे बड़ी जोर की भूख लगी है, पर वो आम इंसानों की तरह नॉर्मल खाना नहीं खाती, बल्कि उसे तो खून चाहिए होता है। ये सुनते ही सब लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। इसी बीच शोर मचता है कि कोई प्रेग्नेंट औरत ज़ॉम्बी बन गई है। ये सुनकर मूमी झटपट उधर भागती है और कुछ योद्धाओं की तलवार छीनकर उस औरत के दिल पर वार करना चाहती है। इधर कुछ लोगों ने आवाज देकर उसे रोकना चाहा, अरे रुक जाओ, पर मूमी सुन ही नहीं पाती और इसके साथ ही 2 बार वार करके वो उसे मार देती है। इधर दूसरी तरफ इम आइको की मदद कर रही है, पर आइको कमजोर होने की वजह से खुद को नहीं संभाल पाता। उसके अंदर का ज़ॉम्बी जागने लगा और वो इम के खून का प्यासा बन गया। वो लगभग इम पर धावा बोलते हुए उसे नीचे पटक देता है।
उधर इम को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर आइको ऐसा क्यों कर रहा है। उधर बाहर लोग म्यूमी पर गुस्सा हो रहे थे कि आखिर उसने प्रेग्नेंट औरत को बिना सोचे समझे ऐसे क्यों मार डाला, जिस पर म्यूमी जवाब देती है कि वो माँ और बच्चे दोनों ही ज़ॉम्बी थे पागलो, उनको कोई बचा ही नहीं सकता था। तब म्यूमी अचानक से महसूस करती है कि एक जबरदस्त ज़ॉम्बी सेना उनकी ओर बढ़ रही है। इधर बॉयलर रूम में आइको इम को काटने ही वाला है कि कुरुसु आकर उसे हटाता है, जिससे आइको को झटका लगा और वो होश में आ गया। अपनी इन हरकतों को याद करके वो बुरी तरह से घबरा गया। इधर कुरुसु उस पर बंदूक तान कर उसे मारने ही वाला था कि तभी म्यूमी वहां आकर इम को बताती है कि अब उन्हें निकलना होगा क्योंकि ज़ॉम्बी की एक बड़ी सेना उनकी ओर आ रही है। अब ये सुनते ही सब लोग बुरी तरह से घबरा गए और इधर ट्रेन दोबारा चलने लगी, जहां पर गार्ड रक्षा करने की कोशिश करते हैं। पर ये क्या, ज़ॉम्बी तो ट्रेन पर चिपक ही गए जैसे फेविकोल का कोई जोड़ हो। उधर गार्ड लोगों के कहने पर आइको और म्यूमी को वापस बॉयलर रूम में बंद कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को उनके साथ लड़ना मंजूर नहीं था। उन्हें ये शक था कि म्यूमी और आइको की वजह से ही ज़ॉम्बी यहाँ पर खींचे चले आए हैं। इधर बूढ़े इम पर दबाव डालते हैं कि वो उनकी कैप्टन बनने के लायक ही नहीं है, इसलिए मास्टर की चाबी वो उन्हें सौंप दे, जिस पर इम मान जाती है। इधर चाबी मिलते ही बूढ़े आदमी ने ड्राइवर को कहकर ट्रेन पहाड़ों की ओर मुड़वा दी, जिस पर इम उसका विरोध करती है। उसने चिल्लाकर कहा कि आप लोगों का दिमाग तो ठिकाने पर है या नहीं, पता भी है कि वहाँ कितने ज़ॉम्बी होंगे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। पर इसे वो बूढ़ा आदमी अनसुना कर देता है और उसे रसोई में जाकर अपना काम करने को कहता है। अरे जा यार, अपना रसोई में जाकर काम कर। उधर आइको म्यूमी को बताता है कि उसने इम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस पर म्यूमी उसे समझाती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्हें बस भूख लगी थी और कुछ भी तो नहीं। थोड़ी ही देर में कुछ आदमी आइको के दोस्तों को भी बंदी बनाकर उसी डिब्बे में डाल देते हैं, बस ये कहकर कि उन्हें ज़ॉम्बी का तरफदार नहीं चाहिए। इसके साथ ही आइको का दोस्त उसे उसकी पियर्सिंग गन लौटा देता है, जो शायद अब उसके लड़ाई में काम आ सके। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक पुल से गुजरती है, जहां बहुत ही भारी संख्या में ऊपर से ज़ॉम्बी कूद आते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक ज़ॉम्बी तो इतना खास था कि उसे तलवार चलानी भी आती थी। वो लोगों को ऐसे काटता जा रहा था, ऐसे काटता जा रहा था कि मानो वो इंसान नहीं गाजर मूली हो। अब इधर मूमी उसे देखकर समझ जाती है कि ये एक स्पेशल ज़ॉम्बी है। अगले ही पल उसने ज़ॉम्बी पर खिड़की से गोली चलाई, ढिशक्यां। मगर वो ज़ॉम्बी इतना फुर्तीला था कि वो वहां से बच निकला। उस अकेले ज़ॉम्बी ने न जाने कितने लोगों को मारकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना दिया। अब जैसे जैसे शहर नजदीक आ रहा था, डिब्बे में ज़ॉम्बीज की गिनती बढ़ती जा रही थी। वो बूढ़ा चाहता है कि अफेक्टेड डिब्बे काट दिए जाए, मगर इस पर इम कहती है कि वो लोगों की मदद करेगी। उसने योद्धाओं को साथ लेकर ये कमान संभाली। इस दौरान एक भारी भरकम आदमी कुरुसु को सुझाव देता है, ज़ॉम्बीज़ का सर उड़ाना दिल पर वार करने से आसान है मेरे दोस्त। अब ये बात सुनते ही कुरुसु तुरंत तलवार लेने दौड़ गया। वहीं इसी बीच लोग भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अरे रुक जा मेरे भाई। एक और जहां एक लड़का ज़ॉम्बियों का हाथ खींचकर अफेक्टेड हो गया, उसने अपने दिल में बम लगाकर खुद को उड़ा दिया ताकि वो उनकी तरह इंसानों पर खतरा न बन सके। वहीं दूसरी ओर धमाका इतना भयंकर था कि उससे बैरल ही फूट जाता है। इधर कुरुसु अपनी तलवार लेकर लौट आया और उसने एक एक करके ज़ॉम्बियों को खत्म करना शुरू कर दिया। अब उधर आइको भी इमरजेंसी एग्जिट से निकल आया ताकि वो उस तलवारबाज ज़ॉम्बी को रोक सके। इस दौरान म्यूमी भी उसके साथ थी। टनल से बाहर निकलते हुए उन्होंने कई सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराया। वहीं बेचारी म्यूमी के गन की स्टीम खत्म हो गई और वो इतना थक चुकी थी कि ट्रेन की छत पर ही सो गई। उधर कुरुसु बाकी ज़ॉम्बियों से निपट ही रहा था कि तभी उसका सामना स्मार्ट तलवारबाज ज़ॉम्बी से हो गया। पहले तो कुरुसु उसे देखकर थोड़ा हैरत में पड़ गया कि कोई ज़ॉम्बी हथियार कैसे चला रहा है। इसके बाद ज्यादा ना सोचते हुए वो उससे भिड़ गया। उसने ज़ॉम्बी को उस होल तक ढकेल दिया जो धमाके से ट्रेन की दीवारों पर हुआ था। अगले ही पल उसने ज़ॉम्बी के दिल पर वार करना चाहा, पर ये क्या, उसकी तो तलवार ही टूट गई। जिसके बाद ज़ॉम्बी ने उसके शरीर में तलवार घुसा दी। इस दौरान कुछ लोग गोलियां चलाकर कुरुसु को बचाते हैं और उधर आइको म्यूमी को छत पर हुक से बांध देता है ताकि वो गिर ना जाए। इसी बीच म्यूमी उससे कहती है कि जीत के आना है लौंडे, और वो दोबारा से सो जाती है। थोड़ी ही देर में आइको के दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें वो म्यूमी की देखभाल करने को कहता है। तुम इसका ध्यान रखना। इधर जैसे ही आइको आगे बढ़ा, उसे भी गजब की भूख महसूस हुई, जिससे अगले ही पल उसका शरीर कमजोर पड़ता गया। उधर वो तलवारबाज ज़ॉम्बी बचे हुए लोगों पर कहर ढा रहा था।
कि तभी आइको ऊपर से झांकते हुए चिल्लाता है, कोई मुझे खून दो, मैं तुम्हें इस ज़ॉम्बी से आजादी दूंगा। अब आइको की ये बात सुनकर शुरू में तो लोग हिचकिचाए, पर तभी इम ऊपर आ गई और वो अपना हाथ काटते हुए कहती है, ये लो खून, लेकिन बदले में तुम हमारे लिए लड़ोगे ना। इधर खून की खुशबू से ज़ॉम्बी तलवारबाज भी उसकी ओर लपका, पर इस दफा कुरुसु ने उसे रोक लिया। उधर आइको ने इम के हाथ से खून चूसा और जैसे ही खून उसके लोहे के दिल तक पहुंचा, उसमें जबरदस्त ताकत आ गई। इसके साथ ही वो तलवारबाज पर टूट पड़ा। आइको ने उसे जमीन पर पटक दिया और अगले ही पल अपने पियर्सिंग गन से उसका दिल छेद देता है। ये देखकर पास खड़ी इम बहुत खुश होती है और वो आइको के लिए तालियां बजाने लगती है। साथ ही पूरी ट्रेन के लोग भी उसके लिए नारे लगाने लगते हैं, लाल फूल नीला फूल, आइको भैया ब्यूटीफुल। इसके बाद सब ट्रेन की सफाई और मरम्मत करने में लग गए। वहीं आइको और म्यूमी को बॉडीगार्ड बनने की जिम्मेदारी दी गई। अब इधर इम को उसकी चाबी और कैप्टनशिप वापस मिल जाती है, जहां वो ऐलान करती है कि आइको और मूमी हमारे साथ राजधानी तक जाएंगे और अगर उन्हें भूख लगेगी तो मैं उन्हें खून दूंगी। जिस पर कुरुसु कहता है कि वो अकेली दोनों को खून नहीं दे सकती, मगर तभी आइको के दोस्त और खुद कुरुसु भी खून देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके साथ ही ट्रेन राजधानी की ओर चल पड़ती है। इसके बाद जल्द ही वो अजीब सुनहरा बंदा आइको की पियर्सिंग गन देखकर वैसे ही गन्स बनाने लगता है जो ज़ॉम्बी के दिल को भेद सके। अब इधर आइको भी ज़ॉम्बी के दिल से निकले मेटल को तलवार पर चढ़ाने का प्रयोग करता है ताकि तलवार और ज्यादा मजबूत हो जाए। इतने में अचानक से ट्रेन रुक जाती है। दरअसल ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया था। इधर ईम के पूछताछ में पता चलता है कि जिस शहर में उन्हें रुकना था वो जवाब ही नहीं दे रहा। असल में शहर ज़ॉम्बियों के हाथों तबाह हो चुका था, मगर कुछ लोग अब भी वहां पर जिंदा थे। इसलिए इम उनके लिए एक बचाव दल भेजती है जो कि कुछ बचे लोगों को लेकर आते हैं। इस दौरान म्यूमी एक आदमी को देखती है जो कि उसकी जान पहचान का होता है। वो उसे वहां से गुजरते वक्त बाहर बुलाता है, सुनो जरा। जहां म्यूमी को ये पता चलता है कि उस ईमू नामक आदमी के पास म्यूमी के भाई के लिए खास खबर है। कुछ सरकारी अफसर ह्यूमन विरोधी हथियार जमा कर रहे हैं, इसीलिए उसके भाई को सतर्क रहना चाहिए। इस पर म्यूमी कहती है कि उसका भाई पहले ही उसे निकाल चुका है, वो कुछ नहीं करेगा। ये सुनते ही इनू ने अचानक म्यूमी पर हमला कर दिया, पर म्यूमी उसे रोक लेती है और वो उसे लगभग धमकाते हुए कहती है कि ये गलती दोबारा मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इस पर इनू ने अपनी पिस्टल निकाल कर म्यूमी के पेट पर लगा दी और वो उससे कहता है कि तेरा भाई भी तुझे तब तक ही रखेगा जब तक तू उसके काम की है, बाद में वो तुम्हें भी निकाल फेंकेगा जैसे उसने औरों के साथ किया है, समझी। इसके बाद वो वहां से चला गया, जबकि म्यूमी ये सोचकर कांपने लगी कि शायद वो सच बोल रहा है। उधर आइको और बाकी लोग शहर के रास्ते को पार करने की योजना बनाते हैं कि जहां से भी राजधानी का रास्ता सबसे छोटा हो हम वहीं से जाएंगे। तभी म्यूमी वहां पर आ गई। उसने आइको को टॉन्ट मारते हुए कहा कि मुझे कायरो की योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइको उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर म्यूमी उसे लात मारकर उड़ा देती है। वो कहती है कि वो भी उनके साथ रहकर उनके जैसी कायर नहीं बनना चाहती। इस पर आइको लोगों को समझाता है कि कोई बात नहीं, ये प्लान हम म्यूमी के बिना भी कर सकते हैं। वही म्यूमी वापस बॉयलर रूम में जाकर छिप जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आइको बॉयलर रूम में सामान लेने जाता है, जहां वो म्यूमी से पूछता है कि वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, जिस पर म्यूमी कुछ भी नहीं कहती। अब इधर ट्रेन शहर में घुसी, जहां लोग क्रेन से टूटी हुई इमारत हटाने जाते हैं। आइको के दोस्त क्रेन कंट्रोल पैनल में थे, जहां से वो लोअर लेवल पर ज़ॉम्बीज़ को मारने का प्लान करते हैं। इधर म्यूमी बाहर निकलकर सीधा बॉयलर रूम की ओर भागी ताकि वो अकेले ही उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दे। उसकी ये हरकत आइको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो उसे इग्नोर कर देता है। म्यूमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, जहां 100 से भी ऊपर ज़ॉम्बी उसके सामने थे। वो बम गोली चाकू से एक एक करके सबको मारने लगी और इसी दौरान वो खुद भी थोड़ी सी घायल हो गई। वहीं कुछ देर बाद आइको और उसके दोस्त भी उसी जगह पर पहुंच गए जहां म्यूमी पहले से मौजूद थी। वो पाते हैं कि म्यूमी ने पहले ही कई सारे ज़ॉम्बी को मार गिराया। वो ताना मारते हुए आइको को भी बच्चा दिमाग बोलती है, पर आइको उसकी बात अनसुनी करके बॉयलर चालू करता है। वहीं उसके साथी क्रेन से मलबा हटाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर टावर पर गई, जहां हजारों ज़ॉम्बीज़ टावर पर चढ़ रहे हैं। ये देखकर सब बुरी तरह से डर गए। आइको बॉयलर को हाई पावर में चलाता है, पर ज़ॉम्बी इतनी बड़ी तादाद में थे कि ये हमला उनके लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि उनको ट्रेन की ओर लौटना चाहिए। लेकिन इस दौरान म्यूमी का कहीं भी पता नहीं चलता और आइको तय करता है कि वो उसे भूल कर पहले तो अपने साथियों को बचाएगा। वो उनसे कहता है कि वो लोग ट्रेन की तरफ चले जाएं। जाओ, ट्रेन की तरफ जाओ, जबकि वो यहाँ पर क्रेन चलाएगा।
वरना खतरा बढ़ सकता है। इधर जब आयको उस मलबे और मेटल के ढेर को पटरियों से हटाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी नजर बाहर लड़ती हुई म्यूमी पर पड़ी, जो कि बहुत कमजोर और हताश दिख रही थी, मगर फिर भी खुद को साबित करने पर तुली हुई थी कि वो डरपोक नहीं है। उसकी हालत चाहे जैसी भी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी हद तक ताकत लगाकर ज़ोंबियों से लड़ रही थी। इधर आयको सोचता है कि म्यूमी खुद चीजें संभाल लेगी, इसीलिए उसका ध्यान पूरी तरह से क्रेन पर था। लेकिन अचानक उसे दिखता है कि एक ब्रूसली टाइप का ज़ॉम्बी म्यूमी को बुरी तरह से पटक रहा है। दे पटक। यहाँ तक कि उसने म्यूमी से हथियार तक छीन लिया और अगले ही पल उसे नीचे कोयले के ढेर में पटक दिया। ये देखकर आयको तय करता है कि उसे क्रेन छोड़कर म्यूमी की मदद करनी होगी। बस इसी वजह से मलबा ट्रैक पर ही पड़ा रहा और ट्रेन को रुकना पड़ा। उधर आयको एक केबल के सहारे कूदकर नीचे आता है और उस कुंफू ज़ॉम्बी को मारकर म्यूमी को उठाता है। लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगी और इसके साथ ही बॉयलर बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आयको और म्यूमी कोयले के नीचे दब गए। इस बीच ज़ॉम्बीज़ एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े राक्षस जैसा रूप ले लेते हैं, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल वो राक्षस ट्रेन की ओर दौड़ता है, जहां ड्राइवर किसी तरह से रिवर्स में ट्रेन को एक हैंगर में ले जाकर रोकता है। वहीं समुराय ने जल्दी हैंगर का गेट नीचे कर दिया। साथ ही बाकी लोगों ने राक्षस पर फायरिंग करके उसकी रफ्तार थोड़ी सी कम कर दी, ताकि वो राक्षस अंदर नहीं घुस पाए, और तभी गेट बंद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस इतनी जोर से गेट से लगा कि ज़ोंबियों का झुंड ही टूट गया। उसी वक्त उधर म्यूमी को एक डरावना सपना दिखा, जहां उसने देखा कि उसकी एक दोस्त को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसमें ज़ोंबी के बदलने के लक्षण दिखे थे। इससे म्यूमी बुरी तरह से डर गई, मगर उसने किसी तरह से अपने जज्बात छिपा लिए, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई, जो दरअसल उसका मास्टर था, तुरंत वहां से निकलना चाहता था। नींद से जागने पर उसे एहसास हुआ कि वो मलबे के नीचे दबी हुई है और अब वो और ज्यादा अफेक्टेड हो गई है। कुछ देर बाद आयको मलबा हटाते हुए कहता है उसने क्रेन छोड़कर उसे बचाने की गलती की, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी जान बचा सके। इस पर म्यूमी कहती है कि वो उसे छोड़कर चला जाए, वो खुद यहाँ से निकल जाएगी और साथ ही ज़ोंबियों का भी सफाया कर देगी। जिस पर आयको जवाब देता है कि वो एक चट्टान के नीचे फंसी हुई है और अभी वो इतनी कमजोर है कि कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी म्यूमी के शरीर में ज़ोंबी का खून हावी होने लगा, जिससे वो बुरी तरह से डर गई कि कहीं वो सच में ज़ोंबी ना बन जाए। इस बीच आयको जल्दी से उसे बोतल बंद खून पिलाता है, जो वो अपने साथ लाया था, जिसे पीकर म्यूमी ने बेहतर महसूस किया। तभी आयको की नजर सामने की ओर गई, जहां एक ज़ोंबी का झुंड उनकी ओर आ रहा था। वो सोचता है कि पहले इनसे निपट लिया जाए, लेकिन फिर वो म्यूमी को देखता है। उसका मानना था कि जब तक वो लड़ सकता है वो लड़ेगा, पर म्यूमी को वो यूं बेबस नहीं मरने देगा। उसने अपनी पियर्सिंग गन संभाली और अपने हाथ को एक दफा फिर से काटकर खून की बूंदें गिराता है, ताकि ज़ोंबी उसकी ओर आए। वो वहां से कुछ दूर दूसरे हिस्से में ज़ोंबियों को लड़ने के लिए ले जाता है। इसी बीच म्यूमी बेहोश सी हो गई, जहां उसे अपने गांव के तबाह होने की यादें आती हैं और जहां पर ज़ोंबियों ने म्यूमी की मां को भी मार डाला था। उसे बस इतना याद था कि तब उसकी जान एक घोड़सवार आदमी ने बचाई थी। इधर म्यूमी ये सब देख ही रही थी कि इतने में कुछ योद्धा ट्रेन वाले पहुंचकर उसे मलबे से निकालते हैं। फिर वो होश में आते ही तुरंत आयको को ढूंढने दौड़ पड़ी, जो उसे दूर एक जगह बेहोश पड़ा मिलता है, जहां उसके साथ बहुत सारे मरे हुए ज़ोंबी भी पड़े हुए थे। वो दौड़कर उसके पास गई, जहां उसने पाया कि वो बुरी तरह से घायल होने पर भी जिंदा है। अब वो ट्रेन की ओर लौट ही रहे होते हैं कि रास्ते में वो काला राक्षस ज़ोंबी एक बार फिर से आ जाता है। वो तेजी से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, जबकि वो बड़ा सा राक्षस टनल को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। इधर कुरुसु ने सबसे पूछा कि क्या हम इसे हरा सकते हैं। इस पर आयको के दोस्त को लगता है कि उनके पास स्टेशन से मिली भारी तोप है, उससे अगर कोशिश करे तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। इधर म्यूमी बताती है कि इस कॉलोनी के अंदर एक मेन ज़ोंबी होता है, कोर, जिसे अगर हम मार दे तो पूरी कॉलोनी ढह जाएगी। अब तोप से सीधा कोर तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, पर हाँ, उससे कोर को बाहर लाया जा सकता था। और फिर म्यूमी कहती है कि इसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगी। कुछ घंटों बाद आयको मलबा हटाता है ताकि ट्रेन आगे बढ़ सके, और ये क्या, वो बड़ा सा मॉन्स्टर ट्रेन का पीछा करने लगा। इधर फैटी तोप पर तैनात था, जिसे म्यूमी बताती है कि मॉन्स्टर को आखिरी पल तक और पास आने देना और फिर गोला दाग देना। लेकिन फैटी घबरा गया। वो पहले तो जल्दी फायर कर देता है, जिससे मॉन्स्टर के सिर का बस कुछ हिस्सा ही उधड़ पाता है और कुछ ज़ोंबी ट्रेन पर आकर गिरते हैं। अब गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं आयको और कुरुसु भी लड़ाई में कूद जाते हैं। कुरुसु ने आयको की बनी नई तलवार ली, जिससे दिल भेदना और भी आसान हो गया था।
इसी बीच उस बड़े से राक्षस ने उछलकर ट्रेन के पिछले डिब्बे को तोड़ दिए, मगर फैटी इस बार सांस रोककर सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही मॉन्स्टर एकदम पास आ गया उसने कोर वाले हिस्से को टारगेट करके फायर कर दिया, जिससे कोर दिखने लगा। इसी के साथ म्यूमी ने आगे बढ़कर उसी कोर ज़ोंबी पर वार कर दिया, जिससे पूरी कॉलोनी फट सी जाती है। इधर आइको म्यूमी को पकड़े हुए वापस ट्रेन में चढ़ जाता है, पर ट्रेन इतनी तेजी से जा रही थी कि बैलेंस न रहकर एक तरफ को झुक गई। तभी लाउड स्पीकर से सबको कहती है कृपया अपनी दाईं ओर झुक जाए ताकि ट्रेन बैलेंस हो सके, वरना अगला स्टेशन यमराज का घर होगा। लेकिन अगले ही पल सबने जोर लगाया और इस तरह ट्रेन पटरी पर आ गई और फिर वो सही सलामत शहर पार कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ट्रेन किसी और शहर की ओर पहुंचती है, जहां उन्हें संकेत मिलते हैं कि लोग अब भी जिंदा है। सब लोग खुश हो जाते हैं। वो आगे जाकर स्टेशन पर रुकते हैं। इम वहां के मेयर से मिलने का सोचती है। वहीं आयको और वो सुनहरा इंजीनियर बताते हैं कि जेट बुलेट बनाने का मटेरियल खत्म हो चुका है और ट्रेन की मरम्मत के लिए भी सामान चाहिए। इस पर इम कहती है कि वो सारा सामान आज ही खरीद ले, क्योंकि हम कल निकलेंगे। शहर के बाजार में सब टीमें जाकर जरूरी सामान लेती हैं। लड़कियां खाना और कपड़े खरीदती हैं। वहीं आयको और उसका दोस्त ट्रेन के पुर्जे ये सब खरीदने में लगते हैं। उधर इम मेयर के घर जाती है, मगर वो नहीं मिलता, इसीलिए वो किसी मिनिस्टर से मिलती है। उसने मिनिस्टर को आयको द्वारा बनाई जेट बुलेट की ताकत दिखाई, जिसे देखकर मंत्री तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसीलिए वो बदले में लोगों के लिए खाना और घायलों को शहर में रखने के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह सभी उठकर बाहर देखते हैं कि एक काली ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो रही है। तमाम लोग जमा होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। दरअसल वो ट्रेन लिबरेटर्स की थी, एक आजाद ज़ोंबी शिकारी दल जो उजड़े शहरों को ज़ोंबियों से मुक्त करके इंसानों को लौटाता है। जल्द ही लिबरेटर बाहर आते हैं, जिनका लीडर राजा का त्यागा हुआ बेटा बीबा था। म्यूमी उसे देखते ही दौड़ पड़ी। ये देखकर सब लोग दंग रह गए कि ये ही उसका भाई है, जिसका जिक्र म्यूमी हमेशा करती थी। वहीं आयको को उस पर शक था, क्योंकि उसने बातें सुनी थी कि म्यूमी का भाई कोई हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जो मानता है कि कमजोरों को मरना चाहिए। इसी दौरान भीड़ उनका स्वागत करती है। वहीं इम और कुरुसु भी बीबा से मिलते हैं, जहां पर बीबा इम को पहचान लेता है। उसने बताया कि वो तो राजधानी के किसी बड़े मंत्री की भतीजी है। इस पर इम कहती है कि उसे पता नहीं था कि म्यूमी सचमुच उसकी ही बहन है। तब बीबा ने बताया कि दरअसल म्यूमी मेरी असली बहन नहीं, बल्कि मैं उसका मुंह बोला भाई हूँ। इसी बीच आयको भी वहाँ पर आ गया। अब बीबा उसे अपने बारे में बताने ही लगता है कि तभी आयको बोल पड़ता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने म्यूमी को ये सिखाया है कि कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं। ये सुनते ही बीबा बुरी तरह से चौंक गया। थोड़े टाइम बाद वो दोनों जब एक दफा फिर से आमने सामने होते हैं, तब आयको उससे दोबारा पूछता है क्या आप सच में मानते हैं कि कमजोर को मरना चाहिए? जिस पर बीबा ने जवाब दिया, ये तो नेचर का नियम है, जो काबिल है बस वही बचेगा, और मेरा मानना है कि हमें जिंदा रहने के लिए भागना नहीं चाहिए बल्कि लड़ना चाहिए और ज़ोंबियों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। ये सुनते ही आयको का नजरिया उसके लिए कुछ बदल सा गया। अब इधर शहर के गार्ड्स ने अचानक से अलार्म बजाकर सबको चेतावनी दी कि एक बहुत बड़ा ज़ोंबियों का झुंड शहर की ओर बढ़ रहा है। उधर शहर का मेयर दूर खड़ा घबरा गया, क्योंकि वो खुद राजा के किसी बंदे के साथ मिलकर ये सारी साजिश रच रहा था, जिसमें मंत्री कहता है कि ओ जी आप टेंशन ना लो जी, लिबरेटर ज़ोंबियों से अपने आप निपट लेंगे, तुसी टेंशन ना लो, और जब बीबा मैदान में होगा तो सही मौका देखकर हम उसे भी मार डालेंगे जी, आप बस चिल करो। इधर गार्ड दीवार पर चढ़कर ज़ोंबियों को गोली मारते हैं, ढिचक्याओ ढिचक्याओ ढिचक्याओ, और इसी दौरान ब्रिज को भी नीचे किया गया ताकि बीबा की ट्रेन डेंजर एरिया में घुस सके। इसके बाद एक तरफ वो अपनी सेना को आदेश देता है कि ज़ोंबियों को बम से उड़ा दो, वहीं दूसरी तरफ वो खुद भी घोड़े पर चढ़कर मैदान में उतर गया। इधर उसके सिपाही स्टीम बाइक्स पर तेजी से दौड़कर कई ज़ोंबियों को पल भर में मार गिराते हैं कि तभी कुछ ज़ोंबी अचानक ही उन पर टूट पड़े। इसके साथ ही म्यूमी बीबा के एक सहयोगी के साथ अपनी कबानेरी ताकत दिखाती है। दोनों साथ मिलकर ज़ोंबीज को अलग अलग करके उन्हें खत्म कर देती है। जहां एक तरफ सबका ध्यान ज़ोंबीज पर था, वहीं दूसरी तरफ इनोकू पीछे से बीबा के पास आ गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने गुस्से में आकर बीबा पर वार कर दिया, पर बीबा ने उसके इस मूव को पहले ही भांप लिया था। वो उसे चकमा देकर घुटनों पर ले आता है और वो उसे मारने ही वाला था कि इनोकू मदद की गुहार लगाने लगा। आयको ने जब तक उसे बचाना चाहा, बीबा ने उसे मार दिया। उधर शहर के मेयर को जैसे ही पता चला कि हत्या की कोशिश नाकाम रही है, तभी बीबा के लोग आकर उसके गार्ड और मंत्री को मार मार कर उसे बंधक बना ले जाते हैं। इसी बीच मैदान में इम बीबा से फिर माफी मांगती है, जिस पर बीबा ने कहा
अरे अरे, इसमें सॉरी की क्या बात है, बल्कि हम तो आप लोगों को राजधानी तक छोड़ देंगे। इसके साथ ही 2 ट्रेनें राजधानी के लिए रवाना होती है, जहां एक और फैटी और आइको की बीबा की बात को लेकर बहस चल रही थी। वहीं दूसरी और म्यूमी बीबा की ट्रेन में जांच करवा रही थी, जहां उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी मां मारी गई थी। बीबा ने एक खंजर फेंक कर उससे कहा था, बचने के लिए किसी को मारना सीखो, और अगले ही पल म्यूमी ने अपनी मां के हत्यारों को मार गिराया। इसके बाद बीबा ने उसे अपने ग्रुप में ले लिया और फिर उसे ज़ोंबी वायरस से कबानेरी बनाया ताकि वो उसके कहने पर लड़ सके। म्यूमी की जांच पूरी होने पर बीबा उससे कहता है, जाओ इम की मास्टर की चाबी ले आओ। उसे कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए, बस वो उसे ले आए। इसके साथ ही म्यूमी वहाँ से बाहर चली गई। इधर बीबा अपनी गुप्त लैब में गया, जहाँ पर अनेक ज़ोंबी बंद थे और साथ ही में एक बहुत बड़े ज़ोंबी का दिल भी था, जिसके बिल्कुल साथ में ही शहर का मेयर बंधा हुआ था। उधर आइको को अचानक अपने आसपास ज़ोंबी के होने का आभास हुआ और वो उसे ढूंढते ढूंढते फैटी के साथ ट्रेन की छत पर पहुंच गया, जहां वो ये बताता है कि बीबा की ट्रेन में ज़ोंबी मौजूद है। इसी बीच म्यूमी इम को धमकाते हुए उससे मास्टर की मांगती है, मुझे मास्टर की दो, पर इम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे जबरदस्ती चाबी लेने ही वाली थी कि इतने में वहाँ पर ड्राइवर आ गई और उसने बताया कि चाबी मेरे पास है, मैं इंजन संभाल रही थी, ये लो ये रही चाबी। इसके साथ ही म्यूमी खुश होकर वापस चली गई। इधर ड्राइवर और इम म्यूमी की इस हरकत के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी फैटी भागता हुआ वहाँ पर आता है। आइको को कुछ गड़बड़ पता लगी है, सभी उसके साथ चलो। दूसरी ओर म्यूमी वो चाबी बीबा को देती है, मगर वो चाबी देखते ही तुरंत समझ गया कि ये चाबी नकली है। वो उसे बताता है, अरे तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, शायद इम और बाकी लोग तुम पर भरोसा नहीं करते। और तभी आइको भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, बीबा ने म्यूमी से कहा, देख अगर इसने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की ना तो मैं इसे मार दूंगा, ऐसे ही दिमाग का दही हो रखा है। इस पर म्यूमी उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे बाहर से ही वापस लौटा देगी और इसके साथ ही वो बाहर निकल गई। इधर आइको म्यूमी से पूछता है कि आखिर बीबा की ट्रेन में ज़ोंबी क्यों है, जिस पर म्यूमी कहती है, अच्छा ज़ोंबीज, वो तो बस रिसर्च के लिए हैं और कुछ नहीं। वो उससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसे ही ज़ोंबी बनाया गया। इस पर म्यूमी चौंक कर बोलती है कि ये उसका पर्सनल डिसीजन था, वो नहीं समझेगा, उसे अपनी जान बचानी थी। इसके साथ ही वो जाने ही लगी थी कि आइको उसे रोक कर कहता है, तुम गलत आदमी का साथ दे रही हो, बीबा अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन ये क्या? ये बात म्यूमी को इतनी बुरी लगी कि उसने आइको को धक्का दे दिया और कहा कि तुम मेरे भाई को नहीं जानते, और वो अंदर चली गई। और इस दौरान पीछे खड़े इम और फैटी ने ये सारी बातें सुन ली। अगले दिन उनकी ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकती है, जहां का मेयर बीबा और उसकी टीम को आने नहीं देता। मतलब इम की ट्रेन अब बीबा से अलग हो जाएगी। ये सोचकर इम को कुछ राहत मिली, मगर अगले ही पल वो सोचती है कि शायद इससे राजधानी तक पहुंचने की हमारी संभावना कम हो जाएगी। इधर आइको सब महत्वपूर्ण लोगों को जुटाता है और कहता है कि मुझे बीबा की ट्रेन में सैकड़ों ज़ोंबी महसूस हो रहे हैं, अच्छा है कि हम अलग ही रहें। पर म्यूमी उनके साथ जा रही है। उधर जब वो मेयर के मैंशन की ओर बढ़ते हैं तो फैटी उन्हें देख लेता है और तुरंत आइको को इसकी खबर देने दौड़ता है। कुछ ही देर में बीबा और उसकी टीम मेयर के मैंशन में पहुंची, जहां राजधानी से आए समुराय उन पर भरोसा न होने के कारण बंदूक तान देते हैं। हैंड्स अप। अब बीबा ने उसे अपनी मर्जी का करने दिया, मगर तभी म्यूमी को टॉयलेट आ गई और मेयर के एक आदमी ने जैसे ही उसे रास्ता दिखाया, वो इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। इधर आइको और फैटी उसे पुल की ओर भागते हुए देखते हैं तो उन्होंने उसका पीछा किया। इधर म्यूमी सारे गार्ड्स को गिराकर पुल नीचे कर देती है, जो कि लिबरेटरों के लिए इशारा था। ठीक उसी वक्त आइको और फैटी भी वहां पर आ गए और वो म्यूमी से पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। इस पर बस म्यूमी इतना कहती है कि वो बस लिबरेटरों को शहर में आने दे रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि उन्हें बाहर रखा जाए जबकि वही लोग ज़ोंबियों से लड़ते हैं। वो कहती है कि उनका इरादा बुरा नहीं, मगर तभी उसकी नजर लिबरेटरों के पीछे पड़ी, जहां उसने देखा कि ज़ोंबियों का एक बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ चला आ रहा है। ये देखकर शहर के गार्ड्स की तो पैंट गीली हो गई, गीली। कि तभी आइको पुल बंद करने के लिए दौड़ पड़ा, पर उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है और इसी के साथ ज़ोंबी शहर में घुस जाते हैं और जो भी उनके सामने आता वो उसे मारते जाते। उधर उस समुराय का ध्यान जैसे ही थोड़ा सा भटका, बीबा ने अगले ही पल उसे मार डाला। वही दूसरा समुराय भी उसके बॉडीगार्ड के हाथों मारा जाता है। इसके बाद बीबा ने गला घोंट कर उसके आखिरी गार्ड को भी खत्म कर दिया। इधर इम हथियार उठाकर उसे रुकने को कहती है। बीबा के बॉडीगार्ड पर तो भूत सवार था, उसने चाकू उठाकर उसकी ओर फेंका, पर शुक्र है कि ड्राइवर बीच में आकर इनको बचा लेती है। और इसके बाद बीबा ने मेयर को भी मौत के घाट उतार दिया।
बाहर म्यूमी ये देखकर दहल जाती है कि इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वो है जिसने पुल नीचे किया। उधर आइको और फैटी ट्रेन के पास पहुंचते हैं जहां शहर के समुराय ज़ोंबियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इधर कुरुसु सोचता है कि वो इम को लेने जाएगा, पर उसे क्या पता था कि इम को बीबा और उसके आदमियों ने बंधक बना लिया है। कुरुसु देखता है कि वो लोग इम को बीबा की ट्रेन में ले जा रहे हैं। उधर ट्रेन के अंदर बीबा अपनी फीमेल बॉडीगार्ड के साथ था, जो ये अच्छे से जानती थी कि वो आज मारी जाने वाली है। बीबा ने उसे खास सीरम लगाया जिससे वो फ्यूज्ड कॉलोनी की कोर बन गई। उसके शरीर से मेटल की कुछ चीजें निकलती है जो मरे हुए ज़ोंबियों के शरीर को खींचकर एक बहुत बड़ा राक्षस बना देती है। इस दौरान बीबा उसे आदेश देता है कि वो राक्षस शहर का दरवाजा तोड़ दे और अगले ही पल दीवार से टकराकर उसे तोड़ देती है। इधर म्यूमी बीबा के पास पहुंची जहां वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर बीबा ठंडी आवाज में कहता है, ये वही दुनिया है जिसकी मैं हमेशा से चाह रखता था। ये सुनते ही म्यूमी का दिमाग सुन सा पड़ गया और इतने में वो फीमेल बॉडीगार्ड सीरम के असर से अपना काबू खोने लगती है और सचमुच का ज़ॉम्बी बन जाती है। वो बड़ा सा राक्षस उसके बेकाबू होने पर पिघल सा जाता है, जिससे वैज्ञानिक बुरी तरह से नाराज हो गया। तभी उसका साथी ये सुझाव देता है कि एंटीडोट से महिला को होश में लाया जा सकता है, पर साइंटिस्ट कहता है कि वो इसके लायक नहीं है, रहने दो, छोड़ो। इधर कुरुसु चुपके से ट्रेन में घुसकर इम को बचाने की कोशिश करता है। वो गार्ड्स को पछाड़कर आगे बढ़ ही रहा होता है कि इसी बीच साइंटिस्ट एक गन निकालकर उसे रोक लेता है, पर इम कहां शांत रहने वाली थी। उसने उसे भटकाकर असिस्टेंट को पटक दिया। इसके साथ ही एंटीडोट छीनकर वो कहती है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं इसे फेंक दूंगी। इस पर साइंटिस्ट उसे गोली मारने ही लगा था कि कुरुसु उस पर झपट पड़ा और दोनों नीचे गिर जाते हैं। उधर वो ज़ोंबी फीमेल पूरी तरह से बेकाबू हो गई और अपने ही साथियों को मारने लगी। अब सैनिक उसे गोलियां मारते हैं, मगर ये गोलियां उसे भड़का देती है। फिर उसने अगले ही पल मैग्नेटिक धमाके जैसी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। इसके बाद वो गुस्से में बीबा पर झपटी, जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है। मगर ये क्या, ऐन वक्त पर वो उसे मारने से रुक गई और उसी समय का इस्तेमाल कर बीबा उसके दिल में छुरा घोंप कर उसे मार देता है, जिसे म्यूमी देखकर पूरी तरह से टूट गई। इसके बाद लिबरेटर सेना इस बीच बचे लोगों को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में ले लेती है। जब आयको ने इस बात का विरोध किया तो उसे भी नीचे गिराकर ये धमकी दी गई, हमें तेरे खून की जरूरत है, विरोध किया तो मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ज़ोंबी के शिकार बने हुए थे वो उन सबको मार देते हैं। इधर बीबा ने ट्रेन पर चढ़कर भाषण दिया कि आज मैंने सबको उनके पिंजरे से आजाद कर दिया है। जब तक लोग दीवारों में छिपे हैं वो कभी विकसित नहीं होंगे। उन्हें बाहर निकालकर ज़ोंबियों से लड़ने पर मजबूर करना ही असली मुक्ति है। इसके बाद जल्द ही सबको कैद कर लिया गया। वहीं आयको को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है जहां वो गार्ड्स और साइंटिस्ट को देखते हुए जमीन पर कुछ लिखता है। उधर बाकी लोगों को ग्रुप में बांटकर उनका खून लिया जा रहा था। इधर आयको का एक दोस्त भी बीबा के लोगों के साथ मिल गया था। ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी, खास तौर पर फैटी को, जो आज ब्लड डोनेट वाली टीम में गया था। उधर जब वो अंदर गया तो देखता है कि बीबा का एक लेफ्टिनेंट एक आदमी को परेशान कर रहा था। वो आदमी बार बार बस यही कह रहा था, साहब मेरी पत्नी का खून मत लीजिए, आप चाहे तो मेरा खून ले ले पर उसका खून मत निकालिए प्लीज। इस पर लेफ्टिनेंट उसे खुशी खुशी हाथ मिलाने को कहता है और जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया तभी वो उसका हाथ काट डाल देता है। अरे यार कितना निर्दयी है ये बंदा। अब फैटी खड़ा होकर इसका विरोध करता है पर गार्ड उसे काबू में कर लेते हैं। इसके बाद में वो आयको से मिला जहां उसने आयको से पूछा, कब खून खोलेगा तेरा, तू कब कुछ करेगा, अब बस बहुत हो गया ये सब, अब और नहीं सहा जाता। इस पर आयको उसे बताता है कि कल रात जब ये लोग खून लेने आएंगे मैं पिंजरे से निकलूंगा और बीबा का काम तमाम कर दूंगा। अब इधर उसी समय बीबा इम से कहता है कि अगर अपने लोगों को बचाना है तो राजा के पास ये संदेश भेज दे कि वो फाटक खोल मुझे मेरे पिता से मिलवा दे, जिस पर इम मान जाती है। वो पूछती है, फिर तुम अपने पिता के साथ क्या करने वाले हो, जिसके जवाब में बीबा कहता है, 10 साल पहले राजा ने 4 लाख की सेना को ज़ोंबियों को मिटाने भेजा था। मुझे 12 साल की उम्र में उस सेना में कमांडर बना दिया गया था। हमने कई शहरों को आजाद करवाया पर हमारी मदद अचानक बंद हो गई और सारी सेना मिट गई और ये सब कुछ मेरे पिता के आदेश पर हुआ था और अब मैं उसका बदला लूंगा। इधर रात में आयको अपने दोस्तों को सारी प्लानिंग समझाता है कि अगर हम इंजन रूम पर कब्जा कर ले तो बीबा को हमारी शर्तें माननी ही होगी और बाकी बंधकों को छोड़ना पड़ेगा। सब यही मानते हैं कि ये जोखिम भरा काम है, मगर इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। वो आयको का साथ देंगे
हर हाल में साथ देंगे। फिर समय आता है खून लेने का। जैसे ही लिबरेटर आते हैं, उनके आने से पहले ही सब लोहे की रोड और बाकी औजार के साथ तैयार हो जाते हैं। इधर आयको तार से पिंजरा खोलकर उसी लाइन में खड़ा हो जाता है जहां लोग खून देने जा रहे थे। वहीं गार्ड्स को ये आभास हो जाता है कि वो आजाद है और वो उसे घेर लेते हैं। लेकिन ठीक उसी समय आयको के दोस्तों ने स्टीम छोड़कर दुश्मनों का ध्यान भटका दिया, पर वो लोग उन पर काबू पा लेते हैं। आयको का वो दोस्त जो दूसरे दल से मिला हुआ था, फैटी उसे भी मारना चाहता है, मगर आयको ये कहकर उसे रोकता है कि असल में वो उनके लिए जासूसी कर रहा है। उसी वक्त लेफ्टिनेंट भी वहां पर पहुंच गया और विद्रोहियों पर टूट पड़ा। इसी बीच आयको उसके वार को रोककर उसे दीवार में दे मारता है, जिससे लेफ्टिनेंट समझ गया कि आयको बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर उसके पास बंदूक थी। उसने तुरंत एक गोली आयको की ओर दाग दी, पर ऐन वक्त पर फैटी उस पर हमला करके आयको को बचा लेता है। उधर बीबा ये सब सुनकर म्यूमी को उन्हें रोकने के लिए भेजता है, पर वो हिचकिचाती है, जिस पर वो कहता है अगर तू ये काम नहीं करेगी तो मैं वो दवा बंद कर दूंगा जो तुझे इंसान बनाए रखती है, समझी। लेकिन इसके बाद भी म्यूमी ने अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने से इनकार कर दिया। तब बीबा उसे हटाने का आदेश देता है, जिसे सुनते ही म्यूमी वहां से भागने लगी। वो सिपाहियों को पटकते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक लेफ्टिनेंट उसे नीचे गिरा देता है। बीबा के आदेश पर उसके सहायक उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं, जहां म्यूमी बेहोशी में भी आयको को पुकारती है, आयको। उधर आयको और फैटी तेजी से आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्त लिबरेटरों को रोकते हैं और इसी दौरान वो इंजन रूम के पास पहुंच गए, लेकिन कोई भी चाबी फिट ही नहीं बैठती। अब आयको धमाका करके ताला तोड़ना चाह रहा था, लेकिन तभी बीबा और उसके आदमी आ जाते हैं। इसके बाद बीबा बताता है कि वो जानता था कि आयको विद्रोह करेगा, इसलिए उसने चाबी बदल दी थी। वो कहता है कि तुम्हारी ये बगावत खत्म बच्चे, और इसके साथ ही वो आयको पर गोली चला देता है। लेकिन फैटी तभी बीच में आकर गोलियां खा लेता है और तब वो कहता है, उस रोज कुरुसु ने जब तुझे गोली मारी थी तब मैं कुछ भी नहीं कर पाया दोस्त, पर आज मैं ऐसा कर पाया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और इसके साथ ही वो शांति से मर जाता है। इस घटना से आयको फूट फूट कर रोता है, मगर बीबा उससे पूछता है कि अपने दोस्त को खोकर कैसा महसूस कर रहे हो तुम। ये सुनते ही आयको को गुस्सा आ गया और वो उस पर टूट पड़ा, पर बीबा का राइट हैंड उसे गिराकर पीटने लगता है। इसी बीच बीबा म्यूमी को बुलाता है, जाओ और आयको को मार डालो। वो पूरी तरह से उसके वश में थी। आयको कुछ बोल ना पाए इससे पहले म्यूमी उसकी छाती में छुरा घोंपकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देती है, जिस पर बीबा उसे शाबाशी देता हुआ आगे बढ़ जाता है। शाबाश शाबाश। वहीं म्यूमी एक मूर्ति सी जड़ होकर खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद आयको के दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं और वो वहां फैटी को मरा हुआ पाते हैं। तभी सिपाही कहता है कि अपने डिब्बे में लौट जाओ, लेकिन एक लड़की चीख कर कहती है, मारना है तो हमें भी यहीं पर मार डालो। मगर बीबा के लोग उन्हें छोड़ देते हैं और इसके साथ ही वो सब फैटी को लेकर चले जाते हैं। इधर इंजन रूम में बीबा म्यूमी से कहता है कि मेरा पिता हमेशा से कायर था। जब एक रात बत्ती गुल हुई, उसने डर कर अपनी तलवार चला दी, जिससे मैं घायल हो गया था। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने कोई जिम्मेदारी न लेते हुए सब कुछ डर पर डाल दिया। तभी से मैं उनसे नफरत करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा, और अब मैं उसे और उसके पूरे शहर को मिटा दूंगा। इसके बाद वो म्यूमी को वो सीरम लगाता है जो उसे फ्यूज्ड कॉलोनी की कोर बना देगा और जिसे वो राजधानी के फाटक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। इधर राजधानी में राजा जनता को बताता है कि बीबा कितना निर्दयी है, उसने एक शहर तबाह कर दिया, मगर डरो मत, हम उसे हरा देंगे। लेकिन इसी दौरान एक ऑपरेटर आकर उसे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की सूचना देता है, लेकिन ये क्या, राजा उसे ही मार देता है। उसका मानना था कि ज्यादा जानकारी डर फैलाती है। उधर आयको बहता बहता समुद्र तट पर बेहोश मिलता है। फिर वो एक सपने में देखता है कि उसकी बहन म्यूमी का रूप लेकर उसे मारने आई है। वो अचानक ही घबराकर जाग गया। उसने फैटी की मौत को अपनी गलती मानी कि इसी बीच उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पर गई, जिससे वो डर कर एक जहाज के मलबे में छिप गया। इधर इम की ट्रेन जैसे ही राजधानी पहुंचती है, वैसे ही मैसेंजर राजा को बताते हैं इम ने बीबा को कैद कर लिया है। ये सुनते ही राजा उन्हें अंदर आने देता है। इम एक तरफ का ड्रामा करती है कि उसने बीबा को पकड़ा है ताकि उसके लोगों को शहर में जगह मिल सके। इस पर उसके अंकल और दूसरे अफसर को विश्वास सा नहीं होता। वो कहते हैं कि वाकई इतनी आसानी से। तब इम बताती है कि सब ने बहुत मेहनत की और पूछती है क्या हमें शहर में रहने की जगह मिल सकती है। इसके जवाब में अफसर एक हफ्ते के लिए जेल में क्वारंटीन करने के लिए मान जाता है, जिसे इम तुरंत मान जाती है। इसके बाद उसे और बीबा को महल में बुलाया गया। उधर कुरुसु आयको से पूछता है
आखिर तुम भाग क्यों गए? जिस पर आयको ने जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद कुरुसु ने उसके मनोबल को बढ़ाते हुए कहा कि चलो, अब वो टाइम आ चुका है कि हम सब साथ मिलकर सबको बचाएं। पर आयको मना करता है, जिससे कुरुसु उसे गुस्से से वहीं छोड़कर चला जाता है और आयको एक बार फिर से टूटकर रोने लगता है। इधर राजा के दरबार में बीबा घुटनों पर था। उसने अपने पिता से कहा कि अगर आपने मुझे कभी बेटा माना है तो खुद अपने हाथों से मुझे मार दीजिए। ये सुनते ही राजा ने वही खंजर उठाया जो कभी उसने बीबा को दिया था, मगर ये क्या, खंजर खोलते ही एक पिन उसकी हथेली में चुभ गई। इसके बाद अचानक वो सबको बताने लगा कि मुझे इंसानों और ज़ोंबियों में फर्क पता चल जाता है और यहाँ भी एक ज़ोंबी है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग सतर्क हो गए और अगले ही पल राजा में ज़ोंबी के लक्षण दिखने लगे, जिससे घबराकर एक गार्ड ने उसे गोली मार दी। ठिशक्याओ! राजा नहीं मरता। इस पर बीबा लगभग पूरे बदले हुए हाव भाव में कहता है कि और मारो, एक गोली काफी नहीं होगी इनके लिए। इसके साथ ही लोगों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद बीबा उठकर अपने बाप की लाश से कहता है, देखा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, ये तो वो डर था जिसने लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और इसके साथ ही वो उसकी छाती में खंजर घोंप देता है। अब इधर पूरे शहर में दहशत फैल गई कि कुछ ज़ोंबीज़ अभी भी छिपे हुए हैं और उनके आसपास ही हैं। इस डर से लोग आपस में ही एक दूसरे पर टूट पड़े, जबकि उधर इम का अंकल उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। और इसी दौरान बीबा की नजर एक आदमी पर गई जो उसके पिता की बॉडी को पैर से रौंद रहा था। वो उसे तुरंत गोली मार देता है और राजा की कुर्सी पर बैठकर अपने पुराने पलों को याद करता है। उधर कुरुसु एक बाइक ठीक करके आयको के पास गया, जहां उसने आयको को बताया कि दरअसल तुम्हें म्यूमी ने मारा नहीं बल्कि बचाया है, और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम अपने घाव देखो। वो घाव बिल्कुल तुम्हारे दिल के करीब है पर दिल पर नहीं है। वो चाहती तो वो तुम्हारे दिल पर भी वार कर सकती थी। इसका मतलब म्यूमी ने तुम्हें बचाया है, मगर उसका ऐसा करने का क्या फायदा, तुम तो उसे बचाने तक नहीं जा रहे हो। ये सुनकर आयको को हिम्मत मिलती है। खैर, उधर म्यूमी शहर में फैली लाशों के बीच भटक रही थी। वो धीरे धीरे और ज्यादा अफेक्टेड हो रही थी और इस दौरान उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। उसकी माँ कहती थी कि तितलियां मरे लोगों की आत्मा ले जाती है और उसने लाल तितलियों का झुंड देखा, जिससे वो डर गई। इसी बीच उसके लोहे के दिल से मानो पंख निकलने लगे और थोड़ी ही देर में वो मॉन्स्टर बन गई। इधर आयको फैसला करता है कि वो भी फ्यूज्ड बनेगा। वो एक साइंटिस्ट के पास गया और उससे कहता है कि मुझे भी ब्लैक सीरम दो, मैं भी फ्यूज्ड बनने को तैयार हूँ। इस पर साइंटिस्ट ने उसे बताया कि ये सीरम केवल फीमेल काबानेरी पर काम करता है, मगर आयको नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे थोड़ी ताकत चाहिए, भले ही उसकी जान क्यों ना चली जाए। उसका केवल एक ही मकसद है, बीबा को जान से मारना और मूमी को बचाना। वो ब्लू सीरम खुद को इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसे काफी ताकत महसूस होती है और साथ ही उसे अपने गले पर एक पट्टा सा महसूस होता है, जिसके बारे में साइंटिस्ट ने उसे बताया कि अगर वो ये पट्टा तोड़ेगा तो उसे खतरनाक शक्तियां मिलेगी। इस पर आयको बड़े ही जोश में कहता है कि आज मैं किसी अपने को मरने नहीं दूंगा, और वो पट्टा तोड़ देता है। इसके बाद आयको और कुरुसु स्टेशन पहुंचकर ज़ोंबियों को आसानी से खत्म करते हैं, मगर आयको को ऐसा लगता है कि वो अपने शरीर पर कंट्रोल धीरे धीरे अब खो रहा है। इस पर कुरुसु ने उससे कहा कि अगर तुम कभी भी पूरी तरह से ज़ोंबी बन गए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उधर म्यूमी एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गई। वो लगातार राजधानी के रक्षकों के हमलों को झेलती रही, मगर उसका दिमाग मानो चल सा गया था। उसे लगता है कि सब उससे मर जाने को कह रहे हैं। वो लाल तितलियों को उड़ा रही थी और अनजाने में सारे मकान तोड़ रही थी। अब इधर बीवा ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा था कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा है कि तभी अचानक वहां आयको आ गया। लोग उस पर गोली चलाते हैं पर वो सबको पछाड़ देता है। उधर कुरुसु ऊपर से हमलावरों को रोकता है। इधर बीबा का एक आदमी आयको पर ट्रेन चलाने की कोशिश करता है, मगर आयको एक ही झटके में गार्ड्स को हटाकर मैग्नेटिक पल्स सा छोड़ता है, जिससे ट्रेन हवा में उछलकर फट जाती है। आयको को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। उसकी बॉडी लगभग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तभी बीबा के एक साथी ने उस पर फिर से वार किया, जिससे आयको ब्लॉक करके उसके दिल में तलवार घुसा देता है। उधर दूर खड़ा बीबा सारा तमाशा देख रहा होता है। इसी दौरान उसके एक लैब असिस्टेंट ने पास में आकर उसे ये बोलकर एंटीडोट पकड़ा दिया कि अगर जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल करना। इसके बाद बीबा अपना पट्टा ढीला करने लगा ताकि उसकी छुपी हुई ताकत बाहर आ सके। अब उधर आयको और कुरुसु आगे बढ़ते हैं कि तभी पुल टूट जाता है। इस दौरान कुरुसु ज़ोंबी के झुंड से अकेला लड़ने लगा और वो आयको से कहता है, तू म्यूमी के पास जा, मैं इसे देखता हूँ। इसके बाद आयको म्यूमी को पुकारता हुआ आगे बढ़ने लगा। म्यूमी,
कि तभी बीबा सामने आ गया और उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जहां बीबा ने आइको पर वार करके उसकी छाती को जरा सा चीर दिया। बस फिर क्या था, गुस्साए आइको ने इस मौके पर उसकी तलवार पकड़कर तोड़ दी और उस पर कूद पड़ा, लेकिन बीबा बच निकला और इसके बाद आइको अपनी मैग्नेटिक पल्स से उसे दूर फेंककर जैसे ही उसे खत्म करने लगा कि तभी उसकी आंखों के आगे धुंधलापन आ गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अब इस दौरान बीबा सोचता है कि यही मौका है, इसलिए वो चुपके से पीछे जाकर आइको पर वार करने जाता है, लेकिन उसी समय म्यूमी लाल तितलियों में एक नीली तितली देखती है और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है, जिससे वो पत्थर जो कि आइको की बहन की निशानी होती है वो पानी में गिर जाता है। पानी की वो आवाज सुनते ही आइको को होश आ गया और उसने अगले ही पल पलटकर बीबा को छुरा घोंप दिया। इसके बाद आइको ने म्यूमी के पास जाकर उसे गले से लगा लिया और साथ ही उसे वो एंटीडोट भी लगा दिया। एंटीडोट तुरंत ही असर करता है और म्यूमी फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो देखती है कि आइको बेहोश सा है, वो उसके पास जाती है, मगर इस बीच बीबा एक बार फिर आइको पर वार करके उसे खत्म करना चाहता है। उसने जैसे अपनी बंदूक उसकी ओर की, इतने में म्यूमी ने एक लोहे की नोक से उसका दिल छलनी कर दिया, जिसके बाद वो कहती है कि माफ करना, पर हम कमजोर होकर भी जिंदा रहेंगे और अपने सपने जिएंगे। इसके साथ ही ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है और ऐसे ही मजेदार एनिमे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।